अब हम वास्को डिगामा के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्को डिगामा का जन्म 1460 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम पुर्तगाल के अलेंटेजो प्रांत के समुद्री तट पर स्थित साइनस के किले के कमांडर व कुलीन घराने के एस्टावो डिगामा, वास्को डिगामा के पिता का नाम क्या था? एस्टावो डिगामा के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ। उनके आरंभिक जीवन के बारे में तो बहुत खास जानकारी नहीं है, कहीं इतिहास में कहीं साहित्य में कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एवोरा के नगर में अध्ययन किया, जहां उन्होंने गणित और नौ परिवहन विज्ञान, यह समुद्री विज्ञान सीखा। 1492 में पुर्तगाल के किंग जॉन द्वितीय ने उन्हें लिस्बन के दक्षिण में स्थित सेटुबल के बंदरगाह और पुर्तगाल के दक्षिण प्रांत अलगार्वे भेजा। क्यों भेजा इनको? उनका उद्देश्य था कि शांति काल में पुर्तगाल पर हुए फ्रांसीसी हमले के जवाब में के रूप में फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। वो शांति काल था, युद्ध नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनके जहाजों पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाल को हरा दिया था। वास्को ने इस कार्य को तेजी से और सही ढंग से पूरा किया और नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किंग जॉन ने एक पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई, ताकि ये जान सकें कि भारत का रास्ता क्या है, समुद्र का रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा, क्यों है, आगे बता रहा हूं आपको। तो एशिया के लिए समुद्री मार्ग को खुलवा देना चाहते थे, पता लगाना चाहते थे। उनकी योजना, असल बात यह थी कि मुसलमानों को पछाड़ने की। होता क्या था, उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर अरब लोगों का अधिकार था, एक अधिकार था, और एस्टावो डिगामा को इस अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया कि भाई जाओ पता लगाओ। ये वास्को डिगामा के पिता थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जल्दी मृत्यु हो गई, इसलिए यह कार्य वास्को डिगामा को दिया गया। एक चर्चा है, एक विवरण है कि इस नियुक्ति का सबसे पहला अवसर उनके बड़े भाई पाउलो को भी दिया गया था। पहले उनको ही दिया गया था, वो बड़े भाई थे, और उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इनकार कर दिया। साधारण काम नहीं था, समुद्र में महीनों और वर्षों लगता था। आज भी गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। तो बाहर की दुनिया के लिए क्या सचमुच, अब आप सोचिए, क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी, लेकिन भारत जैसा इस विशाल भूभाग कभी खोने की चीज थी? क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जा सके? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोजें और दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएं इतिहास में। इतना बड़ा देश और कहते हैं वास्को डिगामा ने खोज लिया, पता लगाया। आजकल पढ़ाया जाता है ना कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा ने खोज की, खाक खोज की। भारत को क्या खोज सकते थे तुम? हां, यह है कि भारत को जाने का एक रास्ता तुमको पता चल सकता था। यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग दिखलाया, बतलाया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा देश, मुल्क था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदते थे। खुद यूरोप क्या करता था? अरब के देशों से मसाले आदि खरीदता था। लेकिन अरब देशों के कारोबारी ये नहीं बताते थे कि वो मसाला कहां से ले आते हैं।
इसलिए यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे, है कोई तो बात है जो यूरोप के कारोबारी उनसे छिपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जो यूरोप के लोग कारोबारी थे, ये परिचित नहीं थे। इसलिए झक मार करके अरब से उनको मसाला लेना पड़ता था, और अरब वाले तो जानते थे कि कहां से वो ले रहे हैं। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, जिसे पार करना उस दौर में, जमाने में असंभव था। भारत के दूसरी ओर, तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के तीन रास्ते थे, तीन विकल्प था। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं बहुत ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा मार्ग था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन अरब वाले मूर्ख थोड़े ही थे, वो क्यों आने देते? यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी भी अन्य को अंदर घुसने नहीं दे सकते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौतियां ही चुनौतियां थी, लेकिन था यही एक विकल्प समुद्र का, जिसके माध्यम से, जिसके रास्ते से वो आ रहे थे। तो पश्चिम में 15वीं शताब्दी में भारत को खोजने की होड़ छिड़ी थी, भारत का पता लगाने की। कई नाविक भटक रहे थे, कितने बड़े बड़े नाविक उसमें डूब करके मर गए थे समुद्र में। लेकिन 20 मई 1498 को वास्को डिगामा ने कालीकट पहुंचकर भारत को आखिरकार पता लगा ही लिया और रास्ता ढूंढ लिया। यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था, अरब देशों के साथ यूरोप का मतलब एक पहेली जैसा था ना वो, है? और यूरोप तो अरब जगत से आप जानते ही हैं, बता चुका हूं कि मसाले का व्यापार। लेकिन अरब कारोबारी तो बिल्कुल ही बड़े पक्के निकले और वो किसी को भी नहीं बताते थे। लेकिन ये तो समझ चुके थे रोमन सभ्यता के इतिहास से, वो कुछ तो छिपा रहे थे अरब के कारोबारी, और ये यूरोप को पता चल गया था। और इधर अपना पूर्व में एक अलग संस्कृति वाला देश है, ये पता चल गया था। और उस देश को खोजने के लिए बड़ी संख्या में यूरोप के नाविक निकल पड़े। इनमें एक नाम था इटली का क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस निकल पड़ा खोजने, अटलांटिक महासागर में भटक गया और अमेरिका की तरफ पहुंच गया। कोलंबस को शुरुआत में लगा कि उन्होंने भारत खोज लिया है, इसलिए वहां के मूल निवासियों अब आप समझिए बात हमारी, क्या उसको हुआ कि कोलंबस अब कहीं भटक गया तो वहां पर कुछ आदमियों का देखा तट पर दूर, और चिड़ियों का चहचहाना और इधर बाहर निकलना उड़ना, तो उन्होंने कहा हाँ आ गए, क्योंकि वो तो निकला था इसलिए उसने वहां के निवासियों को इंडियंस न करके, चूंकि वो लाल कलर के थे इसलिए उन्होंने कहा रेड इंडियंस मिल गए। कोलंबस की पहली यात्रा के करीब 5 साल बाद जुलाई 1497 में पुर्तगाल के युवा नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकले थे। और 1460 में पैदा हुए वास्को डिगामा एक हुनरमंद कप्तान थे। 4 जहाजों के साथ निकला था ये, और अपनी यात्रा की शुरुआत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से उनकी हुई थी। अपना जहाज जो उनका था उसका नाम था सेंट गैब्रियल। 200 टन का वो जहाज था उन दिनों। आजकल तो कल्पना मत करो, इसका 1000 गुना भी बहुत छोटा जहाज है। तो कहा जाता है कि वास्को डिगामा सीधे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने कई भारतीयों को उन्हीं के जरिए वास्को डिगामा का पता चला, और तब यह पता चला कि भारत अभी और दूर है, और अफ्रीका के आखिरी छोर के मोड़ कैप ऑफ गुड होप का मोड़ काटते ही वो हिंद महासागर में दाखिल हो गए। पहले तो हिंद महासागर में दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद उनके ज्यादातर जो नाविक थे खाना कम पड़ गया, बीमार सब पड़ गए,
जान बचाने के लिए वो मोजम्बिक में रुके। मोजम्बिक के सुल्तान को उन्होंने बताया कि हमारी क्या दुर्दशा है, और उन्होंने यूरोप में जो से लाए थे कुछ तोहफे वो सुल्तान को दिए। सुल्तान बहुत खुश हुआ उपहार पाकर, और उन्होंने वास्को डी गामा की भरपूर मदद की, भारत का रास्ता खोजने में भी मदद की। और अंततः आखिरकार 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंच गया। कालीकट के राजा ने वहां पर उनसे कारोबार के लिए हामी भी भर दी कि हाँ ठीक है भाई, आप काम कर सकते हैं, आए हैं तो यहां से मसाला जैसे अरब वाले ले जाते हैं आप भी ले जाइए, आप भी उसके लिए मुद्रा देंगे। 3 महीने के बाद वो वापस पुर्तगाल लौट गए। कौन? वास्को डी गामा। उनके 199 नाविकों में सिर्फ 55 जिंदा बचे। गनीमत कहिए कि वास्को डी गामा भी बचा रहा। 1499 में वास्को डी गामा के लिस्बन पहुंचने के बाद पूरे यूरोप में एक तहलका मच गया, भारत की खोज की खबर फैलने लगी, और इसके बाद कब्जे का दौर शुरू हुआ। 1502 को पुर्तगाल के राजा ने वास्को डी गामा को 20 नौसैनिक जहाजों के साथ भारत के लिए फिर से रवाना किया। पुर्तगाली कालीकट और उसके आसपास के इलाके को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। अफ्रीका के तट के सहारे वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और अरबों पर बर्बर हमले भी किए, क्योंकि अरब ही ले जाते थे। तो अरब जब अरब वाले मसाले ले जाते तो उन पर हमला किए। आत्मसमर्पण के बाद कोच्चि के राजा से समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से पुर्तगाल लौट गए। वहां 20 साल फिर रहे और फिर भारत आए, और 1524 में तीसरी बार वो भारत पहुंचे। कौन? वास्को डी गामा। लेकिन यहां पर वास्को डी गामा की तबीयत गड़बड़ा गई। 24 मई 1524 को उनकी मौत हो गई। पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया, ऐसा विवरण मिलता है। और 1538 में वो कब्र खोदा गया और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल लाया गया। लिस्बन में आज भी उस जगह पर एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा ने पहली भारत यात्रा शुरू की।